हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हिंदी व्याकरण में फ्रेंड्स, आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आपका यूपी का एग्जाम हो, आपका वो लैंग्वेज टीचर वाला, आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को इससे बहुत लाभ मिलेगा। और विषय है अलंकार। वैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम अलंकार हमें समझ में ही नहीं आता। तो फ्रेंड्स चिंता मत करिए, आज बहुत ही सरल तरीके से हम आपको अलंकार समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। थ्योरी भी करेंगे, उसके उदाहरण भी करेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। वैसे आज मैं आपको बता दूं कि आज आप 2-3 नए अलंकार भी सीखने जा रहे हैं। अगर आपको वो नहीं आते तो आज आपको 2-3 नए अलंकार सीखने को अवश्य मिल जाएंगे। तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी, क्योंकि अलंकार का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी, आप कह रहे हैं मुझे भी नहीं समझ में आता अलंकार। गहने तो समझ में आते हैं कि जैसे आप किसी पार्टी में जाते हैं तो सुंदर सुंदर इयररिंग्स पहनते हैं, ठीक है ना, और ड्रेस के अकॉर्डिंगली पहनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंड्स, ड्रेस के अकॉर्डिंगली पहनते हैं इयररिंग्स वगैरह, ठीक है ना, बैंगल्स, रिंग्स। तो वो क्या होते हैं? गहने, आभूषण जो आपकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। अलंकार भी वही है। अलंकार जो है वो कविता की खूबसूरती बढ़ाते हैं, या तो शब्दों के माध्यम से, या ये अर्थ के माध्यम से, कि उसका जो अर्थ है वो इतना खूबसूरत है, या फिर कोई विचित्र विचार है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। वैसे कितने बच्चे बताएंगे कि अलंकार कुल कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि ये हर एग्जाम का, क्वालिफाइंग का, पीआरटी का, हर लेवल का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बता दीजिए। अतुल का सबसे पहले मैसेज आया। पूजा वेरी गुड, आर्यमान, किरण, पिंकी, स्वीटी, रत्नेश, लक्ष्मी, सुनीता वेरी गुड। 3 बिल्कुल सही फ्रेंड्स, 3 प्रकार के आएंगे। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे एग्जाम्स में दुविधा रहती है कि कौन कितने प्रकार मान रहा है, कौन कितने, लेकिन अलंकार में कोई डाउट नहीं है। अलंकार में 3 प्रकार माने जाएंगे, क्योंकि जो तीसरा प्रकार है उभय अलंकार, उसके भी 2 प्रकार होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से? संकर और संसृष्टि। संकर और संसृष्टि। तो ये आपके उभय अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, तो हम अलंकार के 3 ही प्रकार मानते हैं। उसके बाद अब सबसे मेन चीज क्या होती है कि एक तो हम पेपर में अलंकार के प्रश्न कैसे कैसे आ सकते हैं। बच्चे पूछते हैं क्या मैम क्वालिफाइंग या पीआरटी में अलंकार आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, जैसे प्रकार के माध्यम से। या फिर आपको पूछा जा सकता है शब्दा अलंकारों के कुल कितने प्रकार होते हैं, या फिर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाए भ्रांतिमान अलंकार शब्दालंकार है, अर्थालंकार है या उभय अलंकार है। तो जल्दी से बताइए शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं, और उन सभी के नाम लिख दीजिए, क्योंकि शब्दालंकार लिमिटेड है। शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? मीनू, दीप्ति, सुमन, सोनम वेरी गुड। 5 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही। शब्दालंकार आपके कितने होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? नाम। सबसे पहले तो उसमें आएगा फ्रेंड्स अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले क्या आएगा? अनुप्रास अलंकार। फिर इसमें आएगा आपका यमक अलंकार। फिर इसमें आएगा आपका वीप्सा अलंकार। फिर इसमें आएगा आपका श्लेष अलंकार, और लास्ट में आपका आएगा वक्रोक्ति अलंकार। और फ्रेंड्स इन 5 के अलावा ये जो 5 आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5, इन 5 के अलावा अगर आपको कोई भी नया अलंकार मिले, आप सीधे सीधे उसे अर्थालंकार में डाल देंगे। कोई भी नया अलंकार हो, अर्थ अंतरास अलंकार हो, तद्गुण अलंकार हो, ठीक है ना। तो इसलिए कोई बच्चा ये नाम भूलेगा नहीं फ्रेंड्स। ये 5 आपके शब्दालंकार हैं, बाकी सारे के सारे आपके अर्थालंकार हैं। कंफर्म है सभी को? चलिए फिर तो आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो चीज़ है फ्रेंड्स क्या है कि परिभाषा तो आपको एक तरह से पता चल ही जाएगी जब हम एक्सप्लेन करेंगे, बाकी उदाहरण से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, और वो भी वो अलंकार जो आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे कि सबसे पहले अनुप्रास और यमक अलंकार। सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। अनुप्रास और यमक अलंकार क्या होते हैं? अनुप्रास अलंकार वो होते हैं जहां पे रिपीटिशन होती है, फिर वो चाहे वर्णों की रिपीटिशन हो, चाहे आपकी शब्दों की रिपीटिशन हो, या फिर आपकी वाक्यों की रिपीटिशन हो। वर्ण, शब्द, वाक्य, किसी भी चीज को अगर बार बार लिखा जा रहा है लेकिन सेम मीनिंग में, समान अर्थ, बिल्कुल समान अर्थ में लिखा जा रहा है, तो वहां पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। क्योंकि रिपीटिशन तो आपकी यमक अलंकार में भी होती है, रिपीटिशन यहां भी होगी, रिपीटिशन यहां भी होगी, परंतु जो रिपीटेड वर्ड्स हैं वो बिल्कुल सेम मीनिंग में होंगे अनुप्रास अलंकार में, और भिन्न अर्थ में होंगे यमक अलंकार में। इन दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको क्लियर है? ये बताइए जल्दी से सभी बच्चे।
कि अनुप्रास और यमक अलंकार के बीच का ये जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो आप सभी को क्लियर है। बाकी उदाहरणों के माध्यम से देखिए, जैसे है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब चारू चंद्र की चंचल किरणें, च च च च च, यहाँ पे च रिपीट हुआ, आपका अनुप्रास अलंकार। दूसरी चीज, यहाँ पर कभी कभी बच्चे ये भी कहते हैं कि मैम जैसे किरणें खेल रही थी जलथल में, किरणें खेलती थोड़ी ना, ये तो मानवीकरण अलंकार भी हो सकता है। और आप बिल्कुल गलत नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पेपर में फ्रेंड्स, कुछ चीजें कहते हैं ना, अभ्यास बहुत जरूरी है। क्यों? कुछ चीजें किसी चीज में पर्टिकुलर मानी जाती हैं, जैसे कि आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और ऑप्शंस में क्या आएगा आपको? अनुप्रास, यमक, मानवीकरण। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बच्चे कहते हैं कि क्या मैम यहाँ पे उपयुक्त में एक से अधिक हो सकता है कि अनुप्रास भी लिख दें और मानवीकरण भी? नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ इसे अनुप्रास अलंकार में ही लिखेंगे। ये बिल्कुल वही चीज है फ्रेंड्स, जैसे आपको याद होगा यशोधरा रचना आई थी, ठीक है ना, बीपीएससी में। मैं आप बार बार इसका एग्जाम्पल देती हूँ। यशोधरा रचना मैथिली शरण गुप्त जी की ही मानी गई, उसे रामधारी सिंह दिनकर जी का लिया ही नहीं गया, माना ही नहीं गया, जबकि यशोधरा रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य है। तो इसलिए ये होता है कि कुछ चीजें अभ्यास से ही हमको याद रहती हैं, वो चीजें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, क क क रिपीट हुआ। फिर वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तो तुम बढ़े चलो, तुम बढ़े चलो, पूरा का पूरा वाक्य ही रिपीट हो गया। तो यहां पर क्या आएगा आपका? अनुप्रास अलंकार। लेकिन यमक अलंकार में क्या होगा? अब डिफरेंस आ जाएगा, जैसे कि उधो जोग जोग हम नाही। अब जोग और जोग एक शब्द दो बार आया, परंतु उसमें क्या है कि अर्थ भिन्न है। इस जोग का मतलब है योग, साधना, तपस्या। उस योग का मतलब है योग्य, कि मैं साधना के योग्य नहीं हूं, ठीक है, बिल्कुल। और बाकी फ्रेंड्स, जहां पे जैसे बच्चे कह रहे हैं हम लाटानुप्रास है लास्ट वाले में, बिल्कुल सही, इसमें लाटानुप्रास है, इन दोनों में आपका वृत्तीय अनुप्रास है। और आपको जिनको नहीं पता फ्रेंड्स, अनुप्रास अलंकार के जितने भी 5 प्रकार हैं, कौन कौन से? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। इन पांचों की एक्सप्लेनेशन सिर्फ 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। फिर अब वही कबीरा पीर है जो जाने पर पीर। अब एक पीर का मतलब है सिद्ध पुरुष, एक पीर का मतलब है पीड़ा, कि वही सिद्ध पुरुष है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है। उसी प्रकार कनक कनकते सौगुनी, ये तो सभी जानते हैं, एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब सोना। तो ये है आपका अनुप्रास और यमक अलंकार। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलिए तो अब प्रश्न कर लें जरा, 1-2 प्रश्न। लाल दुपट्टा मलमल का, लीजिए गाने से संबंधित है फ्रेंड्स। तेरा लाल दुपट्टा मलमल का, तो लाल दुपट्टा मलमल का कि दिल मेरा मलमल गया, इसमें कौन सा अलंकार आएगा? जल्दी से बताइए सभी बच्चे। लाल दुपट्टा मलमल का, कर लीजिए जी जल्दी से। यमक अलंकार आएगा, अनुप्रास नहीं आएगा। क्यों? लाल दुपट्टा मलमल का, यहां पे मलमल क्या है? एक रेशा, जो धागा होता है ना, धागे का प्रकार, जैसे कि मलमल, पशम, ये सारे धागों के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका? धागा। लेकिन कि दिल मेरा मलमल गया, अब एक तो है कि दिल मेरा मल गया, लेकिन यहां पे मल मतलब है मैला कर गया, मैला करना, या फिर मलना, रब करना, कुछ भी कह सकते हैं आप, किसी भी अर्थ में ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ भिन्न है, तो यहाँ पे यमक अलंकार आएगा, ठीक है। उसी प्रकार एक और देखिए, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विसेखी, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? सारे बच्चे बताएंगे? नहीं फ्रेंड्स, ये उदाहरण कल मैंने देखा, लिटरली मैंने पहले कभी उदाहरण नहीं देखा था, मैंने कल ही उदाहरण देखा और मैंने कहा ये तो बच्चों के सामने प्रश्न आएगा, पक्का आएगा फ्रेंड्स। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विसेखी। आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये रामचरितमानस की पंक्तियां हैं, रामचरितमानस की। हाँ जी, कौन बच्चा बताएगा यहाँ पे उत्तर? देखिए, मैं जानती थी अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, म रिपीट हुआ है, हमारे दिमाग में सबसे पहले अनुप्रास ही आएगा। हमने देखा ही नहीं, विदेह और विदेह 2 शब्द दिए गए हैं जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अर्थ भिन्न ही होगा। ओके, तो यहाँ पे अनुप्रास नहीं है। और वैसे आप कह सकते हैं कि भाई मैम जब म रिपीट हो रहा है तो अनुप्रास क्यों नहीं है? वो फ्रेंड्स एग्जामिनर फिर मानते हैं ऐसा, हम कह सकते हैं कि ये दोनों होंगे, लेकिन यमक अलंकार भी इसमें आप चूज कीजिएगा, क्योंकि प्रमुख अलंकार वही है कि भयो विदेह विधेय विसेखी।
अब यहाँ पे विदेह का मतलब क्या है? एक विदेह का मतलब है राजा जनक, राजा जनक सीता जी के पिता, और दूसरे विदेह का मतलब क्या है? विदेह, वी प्लस देह, यानी शरीर के बिना, यानी कि आप बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना कि सुन्न पड़ गए, बिल्कुल स्तब्ध होके खड़े रह गए। तो क्या है? एक कितनी मधुर और मनोहर छवि को देखकर राजा जनक बस ऐसे ही खड़े रह गए। तो ये है इस पंक्ति का अर्थ। तो यहाँ पे विदेह याद रखिए, ये फ्रेंड्स आपको कभी भी आ सकता है। तो राजा जनक को भी कहा जाता है, और विदेह यानी कि स्तब्ध रह जाना, हैरान रह जाना शरीर के बिना, किसी भी अर्थ में ले लीजिए। तो यमक अलंकार यहाँ पे करेक्ट आना था। फिर मोहन अब मन माही है, मोह न अब मन माही, कौन सा अलंकार आएगा? और क्या होता है ना, साथ साथ दो दो अलंकार करके उनके क्वेश्चन साथ साथ करते रहे तो चीजें और जल्दी समझ में आती हैं। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सभी बच्चे आप कह रहे हैं कि एलटी ग्रेड का पढ़ाइए फ्रेंड्स, जो आप एलटी ग्रेड की बात बार बार कर रहे हैं ना, ये एलटी एलटी एलटी, क्या लगता है कि एलटी में क्या आता है फ्रेंड्स? लैंग्वेज टीचर में, लैंग्वेज टीचर में कि मतलब कुछ और किसी दूसरे प्रदेश की व्याकरण आ जाएगी क्या? फ्रेंड्स हिंदी व्याकरण सेम है। अगर आप यूपी टीजीटी की बात करें, यूपी पीजीटी की बात करें जिसमें ग्रामर सबसे डिफिकल्ट आती है, फिर आप बीपीएससी की बात करें, आप केवीएस की बात करें, आप बीपीएससी की बात करें, हर पेपर में ग्रामर तो वही है ना। सिर्फ एक सी टेट का पेपर है जिसमें हम अलंकार, छंद, काव्य रस इन सब पे फोकस नहीं करते। सी टेट में बहुत थोड़ी सी ग्रामर पे हमें फोकस करना होता है, लेकिन बाकी जितनी भी ये क्लासेस हम ले रहे हैं, जैसे कल फ्रेंड्स आप जानते हैं ना 31 जुलाई प्रेमचंद जी की जयंती है, तो कल का सेशन सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद जी के ऊपर ही होगा, उनकी सारी रचनाएं, उनके सारे पुरस्कार, और वो सेशन सभी के लिए होगा। एलटी ग्रेड के लिए भी होगा, बीपीएससी वालों के लिए भी होगा, केवीएस टीजीटी वालों के लिए भी होगा, वो सबके लिए होगा। ओके हाँ जी। अब यहाँ पर मोहन अब मन माही है, मोह न अब मन माही। अब यहाँ पर देखिए मन माही आपको लगेगा भाई लाटा अनुप्रास हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए मोहन और मोह न, यहां पर आपका सभंग, आपका यहाँ पे यमक अलंकार ही है। यमक अलंकार हमें लगता है कि अनुप्रास होगा, लेकिन एक चीज मैं आपको फिर से बता देती हूँ फ्रेंड्स, अनुप्रास अलंकार आपको हर जगह मिल ही जाएगा, क्योंकि जैसे यमक अलंकार में शब्द रिपीट होते हैं, वहां पर भी अनुप्रास हो सकता है क्योंकि शब्द रिपीट हो रहे हैं। तो अनुप्रास तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही, लेकिन पहले हमें दूसरे अलंकारों पर फोकस करने की, क्या कोई दूसरा अलंकार हो सकता है? अगर कोई दूसरा अलंकार नहीं है तो फिर अनुप्रास पर आ जाइए लौट के। अब वो कहता है मोहन अब मन माही, यानी जो मोहन है यानी कृष्ण है वो मेरे मन में बस गए हैं। अब मोह न अब मन माही, कि अब अगर मेरे मन में कृष्ण यानी कि भगवान बस गए हैं तो अब किसी अन्य प्रकार का मोह मेरे मन में बस नहीं सकता। तो यहां पर आपका बिल्कुल वही है यमक अलंकार। ठीक है, दोनों भी तो लगा सकते हैं नहीं फ्रेंड्स। एक्चुअली क्या है मैं आपको फिर वही बता रही हूँ ना, जैसे यहाँ पर मन माही आप कहने को कह सकते हैं कि मैम यहाँ पे लाट अनुप्रास हो सकता है, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे प्रमुख अलंकार है आपका यमक अलंकार, और आप पेपर में भी देख लीजिएगा वो अनुप्रास यमक दोनों को चूज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। फिर अब आते हैं दूसरे अलंकार पर। ये दो अलंकार तो प्रमुख थे आपके, अनुप्रास और यमक। फिर अगले जो इंपॉर्टेंट अलंकार हैं जो हर बार पेपर में आते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। और ये तीनों मैं साथ में इसीलिए लेकर आई हूं क्योंकि तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि तीनों में ही क्या होती है? तुलना, कि जहां पे एक चीज की तुलना दूसरी चीज से होने लग जाए वहां पर आपका या तो उपमा अलंकार आएगा, या रूपक आएगा, या फिर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। अब तीनों में अंतर क्या है सभी बच्चे जरा समझिएगा। यहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है, और यहां पे किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, कि किसी को किसी के जैसा बनाया जाता है। जैसे कि कोयल सी तेरी बोली, कि तुम्हारी बोली कोयल के जैसी है। ठीक है ना, वाणी की तुलना कोयल की वाणी के साथ की जा रही है। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है? यहाँ पे उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप। फ्रेंड्स पेपर में आपको ये शब्द डायरेक्टली दिया जाएगा, बहुत बार होता है कि कहां पर उपमान उपमेय में अभेद आरोप है। अभेद मतलब होता है बिना किसी एक गैप के दोनों को बिल्कुल सेम बताना, कि टोटली सेम है। जैसे चांद ही चेहरा है, चंद्रमुख, ठीक है ना, तो चंद्रमुख जी बिल्कुल प्रतीक भी समझा देते हैं। उसके बाद आता है जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार, यहां पर उपमेय पर उपमान की कल्पना या संभावना। अब ये फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूं की वर्ड्स याद रखिए, पेपर में आपको डेफिनेशन में यही आएगा कि जैसे अभेद आरोप है तो रूपक, कल्पना या संभावना है तो उत्प्रेक्षा, और सबसे मेन चीज फ्रेंड्स इन दोनों में क्या होता है? उपमा और रूपक में व्यक्ति या वस्तु की तुलना होती है, लेकिन उत्प्रेक्षा में
उत्प्रेक्षा में स्थिति की तुलना होती है। स्थिति की तुलना कैसे? जैसे कि वो सुंदरी इस प्रकार से आ रही थी मानो गजगामिनी आ रही थी। गजगामिनी क्या होता है फ्रेंड्स? की मतलब हाथी की जो चाल होती है ना, कि गजगामिनी, कि हाथी की तरह ऐसे 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 मटकते हुए चलने को, तो वहां पे क्या है, सिचुएशन की तुलना होती है। जैसे कि उस काल मारे क्रोध के ठीक है ना, अर्जुन जलने लगा मानो हवा के जोर से, सोता हुआ सागर जगा। अब मेन चीज क्या है? कीवर्ड्स। और जैसे कि उपमा अलंकार में सा, से, सी, सम, से, सी, सम, सरिस, सरीखी, ये सारे शब्द आते हैं आपके उपमा अलंकार में। लेकिन उत्प्रेक्षा में कैसे आते हैं? मानो, मनु, मनहु। फिर यही सारी चीजें जानो के साथ जानो, जनु, जनहु, ये सारे आपके आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है, प्लीज लीजिए फ्रेंड्स, प्लीज लीजिए, मोस्ट वेलकम सारे बच्चे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप इन तीनों में अंतर नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, वर्ड्स मैंने बताया ना, ये जो रूपक अलंकार है ना, तो इसमें ये वाले शब्द आएंगे ना इसमें ये वाले शब्द आएंगे, क्योंकि रूपक अलंकार यानी कि डायरेक्ट कंपैरिजन, कि जलता है यह जीवन पतंग। इस पूरी पंक्ति में ना तो सा से सीसम है, ना मानो मनहु जानो जनहु है, कि जलता है यह जीवन पतंग। जीवन को पतंग यानी कि सूर्य मान लिया गया है, दैट्स इट। ठीक है, अब इनके उदाहरण देखिए, उदाहरणों से आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि उपमा अलंकार के उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से यानी कि समान, कि जो हरि के पैर हैं वो कमल के समान कोमल हैं, तो ये क्या है? से शब्द आया ना उपमा अलंकार में। फिर सागर सा गंभीर हृदय, कि जो हृदय है वो सागर की भांति बहुत ही गंभीर है, गहरा है। फिर गिरी सा ऊंचा हो मन, कि जो मन है उसे पर्वत की भांति ऊंचा बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है? सा, से, सा, यहाँ पे सा से सीसम आएगा। जहां पे सादृश्यवाचक नहीं है वहां पे उपमा अलंकार नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सुजाता, आपने बिल्कुल सही कहा। क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहां पर तो पंक्तियों में आपको मानो, मनहु, जानो, जनहु दिख जाएगा, लेकिन कभी कभी पंक्तियों में वो कीवर्ड्स के अलावा भी कुछ पंक्तियां होती हैं, तो वहां पर फिर फ्रेंड्स वही है कि फिर आपको उस पंक्ति का अर्थ समझना पड़ेगा। तो अलंकार में अर्थ तो समझना ही पड़ता है, लेकिन ये कीवर्ड्स इसलिए होते हैं कि हमें थोड़ा बिना अर्थ समझे भी उत्तर पता चल जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद जैसे कि रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है? डायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन कैसे? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आप जानते हैं यही सारे उदाहरण होते हैं जो कहीं ना कहीं पेपर में आ जाते हैं। फिर तुलसी मन मंदिर में विहारे, तुलसी मन मंदिर में विहारे, यानी कि मन को मंदिर माना गया है, कि मेरा मन ही मंदिर है। जैसे मंदिर में भगवान विराजमान होते हैं, मेरे मन में भी भगवान विराजमान है, तो मन मंदिर, बिल्कुल सेम टू सेम माना रूपक अलंकार। गोपी पद पंकज पावन की रजजा में सर भीजे। अब ध्यान दीजिएगा, गोपी पद पंकज पावन, अब प प प कहने का अनुप्रास हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? रूपक अलंकार की गोपी पद पंकज, कि जो गोपियां हैं उनके पैर पंकज यानी कि कमल की भांति बिल्कुल मतलब उतने पवित्र हैं। और कहते हैं कि पावन की रज जा में सर भीजे, कि जो गोपियों के पैर की धूल है उसमें हम लेटते रहते हैं। आप जानते हैं ना कि वृंदावन वगैरह में जब आप जाते हैं तो मिट्टी में लोग लौटते हैं कि हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, इतनी पवित्र मानी जाती है। तो पद पंकज, और यही सारे फ्रेंड्स रूपक अलंकार में वर्ड्स रिपीट होके आते रहते हैं। फिर मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, तो मन को सागर माना गया है, मनसा यानी कि इच्छा, वो लहरें हैं। तो जैसे कहते हैं समंदर है उसमें लहरें उठती हैं, मन है उसमें भी इच्छाएं उठती रहती हैं। तो सा से सी सम कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और लास्ट में आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसे कि अंबर में तारे मानो मोती अगणित हैं, कि जैसे कहते हैं ना कि आसमान में जो इतने तारे हैं ऐसा लग रहा है मानो वो अनगिनत मोती हैं। उसी प्रकार अति कटु वचन कहती कैकई मानहू लोन जरे परदेई, ये तो आपको बीपीएससी में भी आया था कि जो कैकेयी है वो इतने कठोर वचन बोल रही है मानो कि वो जले पर नमक छिड़क रही है। और लास्ट में जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े,
हीरकों में गोल नीलम है जड़े। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी मानो मनहू नहीं है, लेकिन जान पड़ता कि ऐसा लग रहा है, ऐसा जान पड़ता है मानो, ठीक है ना, कि इतने बड़े बड़ी आंखों को देखकर कि हीरकों में गोल नीलम है जड़े, कि हीरे में बड़े बड़े नीलम जड़े हुए हैं। तो ये चीज़ है आपकी, ठीक है। जरूरी नहीं योजक चिन्ह, बिल्कुल नहीं दीप्ति, जरूरी नहीं है कि योजक चिन्ह आपको दिया जाए। योजक चिन्ह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। एक बार सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट से। आप कह रहे हैं आपको श्लेष और यमक में बहुत कंफ्यूजन होती है। फ्रेंड्स वो तो बहुत गलत बात है। श्लेष बिल्कुल अलग अलंकार है, यमक बिल्कुल अलग अलंकार है। यमक में शब्दों की पुनरावृत्ति कंपलसरी है। आप एक पंक्ति देखिए, अगर पंक्ति में एक भी शब्द रिपीट नहीं हुआ, यमक अलंकार को आप सबसे पहले कैंसिल कीजिए। लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इतना सा अंतर है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया उसका। अगला देखिए, अब आते हैं श्लेष। जैसा आपने कहा, श्लेष, वक्रोक्ति और अन्योक्ति अलंकार। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, अब ये तीनों अलंकार भी मैं साथ में लेकर आई हूं। क्यों? क्योंकि तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? श्लेष अलंकार क्या होता है कि मैंने सिर्फ एक शब्द बोला, अब हर व्यक्ति उसको अपने अपने संदर्भ में समझ रहा है। जैसे वो था ना कि जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक, तो हरि का मतलब कुछ लोग ईश्वर लेते हैं, कुछ लोग बंदर लेते हैं। उसी प्रकार जैसे एक शब्द के अनेक संदर्भों में अर्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे कि बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न देई। इस पूरी पंक्ति में कोई भी शब्द रिपीट नहीं हुआ, लेकिन गुण, यहाँ पे गुण शब्द के दो अर्थ हैं। राजा के अर्थ में है गुण, कि राजा बिना किसी क्वालिटी के आपको कुछ नहीं देता, और कूप यानी कि कुआं, तो कहते हैं कुएं में भी जब तक रस्सी ना डालो, गुण का मतलब रस्सी भी होता है, कि कुएं में भी अगर आपको पानी निकालना है तो रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी। तो श्लेष अलंकार में अनेकार्थी शब्द होते हैं जो एक ही बार आता है, लेकिन अर्थ उसका भिन्न भिन्न होता है। संदर्भ यहाँ पर दिया गया होगा। फिर वक्रोक्ति अलंकार क्या है फ्रेंड्स? ध्यान से देखिए, वक्रोक्ति का मतलब है एक बात को बोलने वाला और सुनने वाला भिन्न अर्थों में लेता है। मैंने मतलब उसमें चाहे अनेकार्थी ना हो, मैंने किसी और अर्थ में लिया, आपने किसी और अर्थ में लिया। जैसे मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, ये काफी फेमस एग्जांपल है कि मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू। तो जैसे सीता जी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई श्री राम, मैं आपके साथ वन जाने के लिए बिल्कुल सही पात्र हूँ। सुकुमारी यानी कि मैं बिल्कुल सही पात्र हूँ आपके साथ वन जाने के लिए। लेकिन श्री राम को क्या लगता है कि मैं तो सुकुमारी हूँ, यानी मैं तो कोमल कन्या हूँ, मैं आपके साथ वन कैसे जा सकती हूँ? तो सीता जी ने किसी और अर्थ में लिया, राम जी ने किसी और अर्थ में लिया। इसे कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। ओके, और ये आपको, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं मैम हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाले ने भिन्न अर्थ में लिया है? वो पंक्ति पढ़ के आपको स्पष्ट हो जाएगा। बाकी उदाहरण तो हम यहाँ पे करवाएंगे ही करवाएंगे, ठीक है। और उसी प्रकार अन्योक्ति। अब फ्रेंड्स अन्योक्ति क्या होता है? इनडायरेक्ट वे। अन्योक्ति अलंकार का मतलब होता है कि हमने एक बात कही है लेकिन उसका कोई भिन्न अर्थ है। जैसे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये तो नहीं है ना, ये तो शायरी है कि भाई फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, यानी कि जो रोनी सूरत होते हैं वो हमेशा रोते ही रहते हैं। उनको चाहे जितना मर्जी कुछ मिल जाए, ठीक है ना, उनको सर पीटना है तो वो सर पीटते ही रहेंगे। जैसे कि ज्वालामुखी कब सृजन कर पाया है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ज्वालामुखी वाकई में कुछ बनाएगा, कि ज्वालामुखी यानी जो क्रोध होता है वो कभी कोई अच्छी चीज बना ही नहीं सकता, वो केवल विनाश ही कर सकता है। बस यहाँ पर ये चीज है। ओके, एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए फ्रेंड्स। हाँ जी, अब रोशनी पूछ रही है एक बारी। रोशनी कह रही है कि मैम जो रहीमन पानी राखिए उसमें था तो उसमें पानी 3 बार आया था। बिल्कुल फ्रेंड्स वो एक्सेप्शन है, लेकिन वहां पे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुस चून। वहां पर फ्रेंड्स वो जो पानी 3 बार यूज हुआ था, वो तीनों बार पानी, वहां पे 3 संदर्भ दिए गए थे ना, मोती मानुस चून। तो वहां पे क्या है, जो तीनों ही पानी है, तीनों को मिलाकर या तो तीनों मोती यानी प्रतिष्ठा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं कि भाई प्रतिष्ठा एक बार चली गई तो वापस नहीं आती। फिर दूसरा है मानुस यानी कि इज्जत, कि एक इज्जत एक बार चली गई तो फिर वो वापस नहीं आती। और तीसरा है चून यानी कि चूना यानी साधारण जल, कि जल भी अगर एक बार समाप्त हो जाए तो फिर वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए वहां पर श्लेष अलंकार है, क्योंकि संदर्भ भिन्न भिन्न है। ओके,
तो ये है फ्रेंड्स आपका श्लेष, वक्रोक्ति और अन्योक्ति अलंकार। अब जैसे जो हमारे टीजीटी के बच्चे, उन्हें पता होगा बिहारी जी की पंक्तियां, बिहारी जी ने तो कई सारे अन्योक्ति अलंकारों का प्रयोग किया है। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन दो तीन करते हैं फिर से। नर की अरुणल नीर की गति एकै करी जोए, जैतो नीचे हुए चले तैतो ऊंचे होए। कौन सा अलंकार आएगा? सारे बच्चे करिए। अच्छा, प्रतिभा जी आप कह रहे हैं मैम पंच शब्द वाला प्रत्यय। सबसे पहले तो फ्रेंड्स एक चीज ये देख लीजिए, जरूरी नहीं कि अगर कोई, जैसे आप कह रहे हैं नागपंच, सरपंच, उसमें पंच पीछे आ रहा है तो पंच प्रत्यय हो जाएगा। गलत है फ्रेंड्स। जो प्रत्यय होते हैं वो स्पेसिफिक है, उपसर्ग स्पेसिफिक है। हर शब्द जो पहले लग रहा है वो उपसर्ग नहीं हो सकता, और हर शब्द जो पीछे लग रहा है वो प्रत्यय नहीं हो सकता। पंच, सरपंच, सरपंच क्या होते हैं? जो पंच हैं, पंच यानी कि जो हेड हैं, ठीक है ना, उन सभी पंचों का सर, सर यानी कि उनका भी हेड। तो पंचों के जो मुखिया हैं उन्हें कहते हैं सरपंच। और जो कह रहे हैं नाग पंचमी, तो फ्रेंड्स वो पूरा होता है नाग पंचमी, कि वो फिर हिंदी की एक पंचम तिथि होती है, तो वो पंच जो है वो प्रत्यय नहीं है। आगे देखिए, अब आप कह रहे हैं विरोधाभास लग रहा है। जी बिल्कुल, अब जैसे देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि जैतो नीचे हुए चले तैतो ऊंचा होए। विरोधाभास लगता है, बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे क्या है? नर की अरु नल नीर की गति एकै करी जोए। अब यहाँ पर दो संदर्भ दे दिए गए हैं कि नल, ठीक है ना, और नीर। नीर मतलब कि पानी, नल नीर का मतलब कि नल का पानी, और नर यानी कि मनुष्य। तो यहाँ पर दो संदर्भ दिए गए कि जो मनुष्य है और जो नल का पानी है, दोनों की जो गति है, जो स्पीड है, वो एक जैसी ही होती है। कि जैतो नीचे चले तैतो ऊंचा होए, कि जो इंसान है और जो पानी है दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, कि जो लोग जितने नीचे जाते रहते हैं उतना ऊंचा उठते हैं। जैसे कि पानी, बाल्टी में पानी भरते हैं, जो नल से जितना पानी नीचे जाता है बाल्टी उतनी ऊपर आती है। उसी प्रकार यहाँ पे मनुष्य के लिए, कि मनुष्य जितना विनम्र होता जाता है, जितना डाउन टू अर्थ होता जाता है, उसका व्यक्तित्व उतना ऊंचा उठता रहता है। तो यहाँ पे नीचो, इसके दो अर्थ थे, नीचे जाना और एक था विनम्रता, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य का मेंशन किया गया। और फिर तैतो ऊंचो, ऊंचो का मतलब क्या है? एक तो ऊपर उठना और एक होता है उन्नति। तो इसलिए यहां पे आएगा श्लेष अलंकार। इसको याद ही कर लीजिए चाहे, ये आपका श्लेष अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, बिल्कुल सही कि पहली पंक्ति में वो चीज एग्जाम्पल देके समझाई गई है, कि दूसरी पंक्ति हमें लगता है कि विरोधाभास होगी, लेकिन वो किस संदर्भ में है, तो इसीलिए तो अलंकार डिफिकल्ट होता है फ्रेंड्स थोड़ा बहुत। और याद रखिए, जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, जो बच्चे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स, आसान टॉपिक के तो सारे बच्चे आंसर दे ही देंगे। जो मुश्किल टॉपिक हैं इन पे अपनी पकड़ और मजबूत कीजिए, क्योंकि यही वो टॉपिक्स होते हैं जो आपको बाकी बच्चों से बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ओके, कहते हैं ना किंग मेकर साबित हो सकते हैं पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में। अगला है पशुपाल कहाँ सजनी, जमुना तट धेनु चराए रहो रही। ये बहुत अच्छा उदाहरण है फ्रेंड्स, ट्राई कीजिए। कौन सा अलंकार आएगा? है पशुपाल कहाँ सजनी, जमुना तट धेनु चराए रहो रही। अब यमुना के तट पर गैया कौन चराता है और पशुपाल कौन है? जरा ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। छोटी सी पंक्ति है, पेपर में आ सकती है फ्रेंड्स, आ सकती है पेपर में ये। और जल्दी से फ्रेंड्स, जिसने भी लाइक और शेयर नहीं किया, एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, आपके बहुत काम आ सकता है। जी बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया है। अब यहाँ पे वक्रोक्ति आएगा, तो क्या होता है कि है पशुपाल कहाँ सजनी। पशुपाल कौन थे फ्रेंड्स? पशुपति, पशुपतास्त्र। आपने वो महाभारत में देखा होगा ना कि अर्जुन को शिवजी की तपस्या करने पर पशुपतास्त्र मिला था। पशुपति जो पशुओं के स्वामी हैं, जो हम शिवजी को कहते हैं। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी पूछती हैं पार्वती जी से कि अरे पार्वती जी, पशुपाल कहाँ हैं, यानी कि शिवजी कहाँ हैं। फिर पार्वती को लगता है कि वो पशुओं के पालक के बारे में पूछ रही है। वो कहती हैं कि जमुना तट धेनु चराए रहोरी, यानी कि वो यमुना के तट पर गैयां चरा रहे होंगे। तो उन्होंने पशुपाल को समझा कि पशुओं के पालक अर्थात कृष्ण। तो लक्ष्मी जी शिवजी के बारे में पूछ रही हैं, बट पार्वती जी ने उन्हें क्या समझ लिया? कृष्ण के रूप में। तो यहाँ पर आपका वक्रोक्ति अलंकार आ गया फ्रेंड्स। ठीक है ना, कि लक्ष्मी जी शिवजी के लिए पूछ रही हैं और पार्वती जी कृष्ण समझ रही हैं। ये आपका वक्रोक्ति का बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है ना, आप कह रहे हैं लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अच्छी बात है फ्रेंड्स। ठीक है ना, ये तो अलंकार का एक सेशन है, अभी तो अलंकार के बहुत सारे सेशन लेकर आएंगे हम। अगला देखिए, अब
फिर आता है संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और असंगति अलंकार। अब इन तीनों में भी बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है, ये भी आप एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले आता है संदेह यानी कि डाउट। संदेह अलंकार का मतलब कि जब आपको डाउट है ये है या नहीं है, दिस और दैट, दिस और दैट। और यहां पे फ्रेंड्स संदेह अलंकार में एंड तक कंफ्यूजन बनी रहती है, आप एंड तक डिसीजन नहीं ले पाते। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी, याद है ना। या फिर ये पूर्ण चंद्र उगा है या किसी सुंदरी का मुखड़ा, कि ये चांद है कि मुखड़ा है, आप एंड तक डिसाइड कर ही नहीं पा रहे हैं। उसी प्रकार सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, वो मैं आपको बता ही चुकी हूं। तो इसलिए संदेह अलंकार में एंड तक डाउट बना रहता है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद होता है भ्रांतिमान अलंकार। अब भ्रांतिमान में क्या है फ्रेंड्स, इसमें डाउट नहीं रहता, हमने गलत फहमी में गलती से कुछ और समझ बैठे, कुछ और समझे। जैसे भाई अंधेरा था, अंधेरे में मेरा पैर रस्सी पे पड़ गया और मैंने चीखने लगी, अरे भैया सांप है सांप है सांप है, तो मुझे भ्रांति हो गई, मैंने रस्सी को सांप समझ लिया। तो यहां पर क्या होता है कि आपको एंड तक डाउट नहीं रहता, आपको कंफर्म हो जाता है कि नहीं ये रस्सी नहीं है तो सांप ही है, मैं नहीं जाऊंगी आगे, मैं डर के चीखने लगी। तो यहाँ पे गलत फहमी के कारण काम हो जाता है। तो जैसे कि ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, कि जो हंसिनी है, ठीक है ना, वो ओस की बूंदों को मोती समझ के उसने चुग लिया, यहां पे काम हो गया गलत फहमी के कारण, ठीक है। उसी प्रकार जैसे बिल विचार प्रविशन लगयो नाग शुंड में व्याल, जैसे बिल विचार प्रविशन लगयो नाग शुंड में व्याल। तो शुंड, शुंड क्या होता है, जो हाथी की सूंड होती है, तो हाथी की सूंड को किसी ने व्याल यानी कि सांप समझ लिया और काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल। और किसी ने फिर जो सूंड थी ये उसे ईख समझ लिया। तो यहाँ पे क्या है, किसी ने किसी को कुछ और समझ लिया, तो वो भ्रांति हो गई। ओके, व्याल मतलब सर्प होता है बिल्कुल। और लास्ट में आता है असंगति अलंकार। असंगति क्या होता है, जो मैच नहीं खाता, कि काम कहीं और पर हुआ, इफेक्ट कहीं और हुआ, तो काम कहीं और, इफेक्ट कहीं और। जैसे कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, कि दिल पर चोट तो मैंने खाई है लेकिन दर्द मेरे ईश्वर को हो रहा है, तो चोट कहीं लगी, दर्द कहीं और हो रहा है। लागत जो कंटक तिहारे पाई प्यारे हाई, आही पहले ही हिय बोधत हमारे है, कि जो कांटा है, जो तुम्हारे पैर में कांटा चुभ रहा है, ठीक है ना, कि आई पहले ही हिय यानी कि दिल में, बोधत, बोधत यानी जानना, बोध होना, कि जो तुम्हारे पैरों में कांटा लग रहा है उसकी पीड़ा हमारे हृदय में पहले से हो रही है। तो ये क्या है, काम कहीं और हुआ, उसका इफेक्ट कहीं और हुआ, ठीक है जी। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बिल्कुल सही फ्रेंड्स। एक बात मैं आपको बताऊं, यही तरीका है कि जैसे अगर आपको अलंकार को आसान भाषा में समझना है, असंगति को समझ लीजिए, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, कि निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और लग गया। ओके, चलिए अब लास्ट में आते हैं फ्रेंड्स, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। मतलब ये सारे मुख्य मुख्य अलंकार हैं, फिर हम सारे प्रश्नों पर ही चलेंगे। तो विभावना अलंकार क्या है, आई गेस आप सभी जानते हैं, जहां पे कारण नहीं है पर कार्य हो गया, कारण नहीं है पर कार्य हो गया। जैसे कि ये बिनु पग चले सुने बिनु काना, ठीक है ना, पैर के बिना चल रहे हैं, कानों के बिना सुन रहे हैं, कि माध्यम तो है नहीं और कार्य अपने आप होता जा रहा है। फिर आनन रहित सकल रस भोगी, आनन यानी कि मुख, मुख के बिना आपको स्वाद आ रहा है, ठीक है ना, वाणी के ये आवाज के बिना आप बोलते जा रहे हैं, तो ये क्या है कि बिना कारण के काम होता जा रहा है, तो वो क्या है आपका विभावना अलंकार, कि कारण नहीं पर कार्य हो गया। फिर इसी का विपरीत क्या है कि कारण है पर कार्य नहीं हुआ, बिल्कुल इसका विपरीत कि विभावना और विशेषोक्ति, कि जैसे देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, कि इतने सारी वर्षा हो रही है लेकिन मैं प्यासी की प्यासी ही हूं, कि बारिश हो रही है, पानी अवेलेबल है बट फिर भी मैं प्यासी रह गई। और पानी बीच मीन प्यासी, कि पानी में रहकर मछली प्यासी रह गई, तो कारण है पर कार्य नहीं हुआ। तो बहुत सिंपल है, दोनों बिल्कुल मतलब अलग अलग अलंकार हैं, ठीक है ना। और लास्ट में आता है अतिशयोक्ति अलंकार।
अतिशयोक्ति तो आप जानती हैं फ्रेंड्स, बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, बात बढ़ा चढ़ा कर कहना। जैसे कि लहरें व्योम चूमती उठती, वैसे यहाँ से याद आया लहरों से फ्रेंड्स, आप जानते हैं ना कि रशिया, अमेरिका, जापान, वहाँ पे कितनी ज़्यादा मतलब सुनामी अलर्ट है, वहाँ पे कितना तेज़ भूकंप आया था। भाई सभी को प्रार्थना करनी चाहिए कि वहाँ पे लोग सेफ रहें, वो सुरक्षित रहें, ठीक है ना, मतलब कि प्रॉब्लम जो हो वो कम से कम हो, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी तबाही तो होती है, लेकिन जितनी कम से कम हो सके लोग सुरक्षित रहें, हम सभी को उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो लहरें व्योम चूमती उठती, यानी लहरें इतनी ऊंची उठ रही हैं कि वो आसमान छू रही हैं। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि आसमान तो शून्य है, तो लहरें मतलब सिर्फ उनका ऊंचा उठना दिखाया जा रहा है। उसी प्रकार राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, कि जो महाराणा प्रताप थे उनका घोड़ा चेतक इतना फास्ट था कि वो सोचने के लिए बस मुड़े और ये चेतक ने इतनी बड़ी नदी पार कर ली, मतलब उसकी गति को अप्रत्याशित बताया जा रहा है, ये चीज है बस, ठीक है। तो यहां पर क्लियर है सभी को। तो फ्रेंड्स बाकी थ्योरी तो हम करते रहते हैं, बाकी तो क्वेश्चंस करने से पता चलता है। चलिए तो फाइनली अभ्यास प्रश्न पर आ जाएं। यहां तक फ्रेंड जिन जिन को अच्छा लगा एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। आई होप कि इससे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट तो जरूर मिलेगा, ठीक है। और वैसे अभी सारे अलंकार बिल्कुल नए नए होने वाले हैं, तो आई होप ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। थैंक यू सो मच जी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप टीचिंग परीक्षा का कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं 68% डिस्काउंट है, जिसका कूपन कोड है ज्ञान 68। देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि जब तक आप कूपन कोड नहीं लगाएंगे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं यूपी टीजीटी का सोशल स्टडीज़ का, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक एग्जाम हो नहीं जाता, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका कोर्स है, बाकी टीचिंग परीक्षा का तो हर कोर्स फ्रेंड्स, आप टीचिंग परीक्षा का कोई भी कोर्स लेते हैं वो कोर्स तब तक वैलिड रहता है जब तक एग्जाम हो नहीं जाता। टीचिंग परीक्षा हमेशा आपके साथ है, ओके। चलिए अब पहला प्रश्न, कही रहीम संपत्ति सगै बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे सोही सांचे मीत, कौन सा अलंकार आएगा? कॉम्बिनेशन में दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स, उसके लिए आप नीचे फोन नंबर्स वगैरह दिए गए हैं, आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मदद जरूर करेंगी, ओके। कही रहीम संपत्ति सगै बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे सोही सांचे मीत। अब ऑप्शंस कौन कौन से हैं? अनुप्रास, सबसे पहले अनुप्रास क्या पॉसिबल है, देखिए संपत्ति सगै स रिपीट हो रहा है, बनत बहुत बहुरीत ब भी रिपीट हो रहा है, फिर विपत्ति को सौटी जगह से सोही सांचे मीत स भी रिपीट हो रहा है, तो अनुप्रास हो सकता है। फिर दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत क्या होता है कि पहले आपको एक उपदेश दिया गया है, दूसरी पंक्ति में उसका उदाहरण दिया गया है, लेकिन इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि कहीस रहीम संपत्ति सगै, कि जब तक आपके पास संपत्ति है सारे आपके मित्र हैं, लेकिन जो आपका विपत्ति में साथ देता है वही आपका सच्चा मित्र है। तो यहाँ पे कोई उदाहरण नहीं दिया गया, दृष्टांत नहीं होगा, यहाँ पे कोई तुलना नहीं की गई तो रूपक भी नहीं होगा, तो बचा क्या? अनुप्रास, और वो भी 6 का अनुप्रास। कौन सा है? 6 का अनुप्रास। सभी बच्चे ध्यान देंगे। किसी को किसी भी प्रश्न में कोई समस्या हो तो खुलकर लिख दीजिएगा यहाँ पर। कोई डाउट है? हाँ, कहते हैं मोए मोए हो गया सबका। नहीं, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, ठीक है ना, कि अगर कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए सारे बच्चे, फिर रहीमन देखिन बड़े न को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। ये हम सभी जानते हैं कौन सा अलंकार है जी। दृष्टांत अलंकार में अच्छे से समझा देती हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि ये है आपका, ये आपका दृष्टांत अलंकार का ही उदाहरण है। यहाँ पे क्या होता है, पहले एक उपदेश दिया जाता है, ठीक है, आपको एक ज्ञान की बात समझाई जा रही है कि बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई कहें कि आपका बहुत ही बड़ा व्यापारी वगैरह कोई आया है, तो आपने अपनी नौकरानी को डांट दिया। अब जो व्यापारी है, जो बड़ा बिजनेसमैन है, वो तो चला जाएगा, भाई घर का काम कौन करेगा, घर का काम तो नौकरानी ही करेगी, उसके बिना तो कोई नहीं कुछ कर सकता। तो इसलिए रहीमन देखिन बड़े को लघु ना दीजे डारी, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए उदाहरण दिया गया है कि जैसे जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी, कि जैसे जहां पे सुई काम आती है कपड़े को सिलने में, अगर आपके घाव लग जाए उसको सीने में सुई काम आती है, वहां पे तलवार क्या कर सकती है। तो यहाँ पे एक उपदेश देकर नीचे उसका उदाहरण दिया जाता है, उसे कहते हैं दृष्टांत अलंकार, ओके।
और फ्रेंड्स वैसा ही आपका अर्थ्यांतरास में भी होता है। अर्थ्यांतरास में भी ऐसा ही होता है कि एक पंक्ति देकर, ठीक है ना, कभी कभी विशेष से सामान्य की बात की जाती है, कभी कभी सामान्य से विशेष की बात की जाती है। तो दृष्टांत अलंकार काफी हद तक मिलता जुलता है अर्थ्यांतरास अलंकार से। उसी प्रकार फिर आप ना काहू काम के डार पात फल फूल, औरन को रोकत फिरत रहीमन पेड़ बबूल। ध्यान से देखिए, मैं आपको अर्थ पूरा समझाऊंगी। जल्दी से फ्रेंड्स ट्राई कीजिए सभी, प्लीज एक बार लाइक और शेयर जल्दी से। कि आप ना काहू काम के, तो वो खुद तो किसी काम का है नहीं। डार पात फल फूल, ना तो उसकी डाली किसी काम की है, ना उसके पत्ते किसी काम के हैं, ना वो फल देता है ना वो फूल देता है, लेकिन औरों को रोकता रहता है। रहीमन पेड़ बबूल, कि जो बबूल का पेड़ है, ठीक है ना, बबूल के पेड़ का कुछ भी मतलब वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो किसी भी काम में नहीं आता, लेकिन दूसरों को रोकने का काम जरूर करता है। तो ये क्या है आपका कि आप ना काहू काम के, तो ये अन्योक्ति अलंकार है कि जो कहते हैं ना कि जो काम वाले व्यक्ति होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, उन्हें अपने से मतलब होता है, लेकिन जो दूसरों के ये काम में टांग अड़ाता है, वो वही व्यक्ति होता है जिसे कोई काम नहीं है। जो वेला बैठा है, जो फालतू बैठा है, हमेशा वही दूसरों की जिंदगी में इंटरफेयर करता है। ये वही है अन्योक्ति अलंकार, ठीक है ना, इसमें और कोई अलंकार हो ही नहीं सकता। आगे देखिए, फिर कही रहीम एक दीप ते प्रगट सबे दुति होए, तन स्नेह कैसे दुरे दृग दीपक जरु दोए। अब एक बार ध्यान से पढ़िए, ट्राई कीजिएगा। और इसलिए सारे नए नए एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, नए नए क्वेश्चंस हैं। वो बार बार वही एग्जाम्पल करते रहना, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, फिर ये उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, तो बहुत सारे बार हम वो वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो कुछ नए क्वेश्चंस भी करने चाहिए ना, आज सारे नए क्वेश्चंस हैं, ट्राई करते रहिए। रूपक अलंकार, वेरी गुड, जितने बच्चों ने, जैसे सत्येंद्र आपने बिल्कुल सही चूज किया, रूपक दृग दीपक। आपको बाकी पंक्ति चाहे ना समझ में आई हो, लिव इट, दृग दीपक तो समझ में आया। दृग मतलब होता है नेत्र और दीपक मतलब होता है दिया। तो यहाँ पे आंखों को दीपक की भांति बोला हुआ है, बिल्कुल सही। वो कहते हैं जैसे कि कही रहीम एक दीप ते प्रगट सबे दुति होए, कहते हैं अगर अंधेरे में एक दिया जलाओ तो सब कुछ दिखने लगता है। उसी प्रकार अगर आप अपनी आंखों को भी ध्यान से देखेंगे, प्यार से देखेंगे, तो आपको सबके भीतर के भाव समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर यह है कि नेत्र को दिया समझा गया है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो रूपक अलंकार। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है, ये सही है। तो आगे देखिए, ठीक है ना, ये मैं इसका एग्जाम्पल दे चुकी हूं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो ना बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। कौन सा अलंकार आएगा? अब जैसे ये है, आप पहली पंक्ति देखिए, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो ना बोले बोल। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं मैम यहाँ पे ब रिपीट हुआ है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेन क्या है कि यहाँ पे ब के रिपीटिशन से सुंदरता नहीं आई है, यहाँ पे जो अर्थ पीछे छिपा हुआ है वहां से सुंदरता आई है। तो यहाँ पे अनुप्रास को आप चूज नहीं करेंगे, ओके, कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो ना बोलें बोल। अब जैसे सी ऑप्शन आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो कह रहे हैं कि व्यक्ति जितना बड़ा होता है ना, वो अपने बारे में ज्यादा शेखी नहीं बघारता। जैसे कि रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल, कि जैसे जो हीरा होता है वो कभी ये नहीं कहता कि भाई मैं तो इतना महंगा हूं, वो सिर्फ चमकता है और चमकने से ही उसकी जो कीमत है वो अपने आप बढ़ जाती है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति बार बार अपनी तारीफ करता रहता है ना, वो उतना ही छोटे व्यक्तित्व का होता है। और जो व्यक्ति विनम्र रहता है, शांत रहता है, कहते हैं ना काम बोलता है, ठीक है ना, कि खुद की तारीफ तो सारे लोग करते रहते हैं, जो वाकई में तारीफ के काबिल होता है वो हमेशा अपनी तारीफ कभी नहीं करता, वो शांत रहकर केवल काम करता है। तो यहाँ पर भी उपदेश देकर उसका उदाहरण दिया गया था, दृष्टांत अलंकार। आगे देखिए, मेरो मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। कौन सा अलंकार आएगा सभी बच्चे? ध्यान से। अब आई गेस इसका मीनिंग तो बहुत ही सिंपल है। वो कहते हैं भाई मेरा कुछ भी नहीं है, जो सब तेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, वो मेरा तेरा मेरा तेरा। यहाँ पे शब्द रिपीट हो रहे हैं बार बार, यहाँ पे अर्थ का कोई ऐसा खूबसूरती नहीं है, शब्द ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, सब मेरा है, सब तेरा है, मेरा तेरा मेरा तेरा। तो ये आपका अनुप्रास अलंकार, सिंपल सी बात और कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपका अनुप्रास आएगा, वो भी कौन सा?
मेरा मेरा तेरा तेरा, इसे आप लाटानुप्रास कह सकते हैं। क्लियर? अगला देखिए, फिर बेटा जाए क्या हुआ कह बजावे थाल, आवन जावन है रहा जो कीड़ी की नाल। यहाँ पे तुलना भी देखिए क्या की गई है, बताइए, ट्राई कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स 1000 व्यूज करने के लिए, थैंक यू सो मच। एक बार लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए। कि बेटा जाए क्या हुआ कहा बजावे थाल, कि तुम्हारे घर अगर पुत्र हुआ है, संतान हुई है, तो क्यों ये थाली बजा रहे हो, क्यों इतनी खुशियां मना रहे हो। आवन जावन है रहा, कि ये आने जाने का खेल तो जिंदगी में लगा ही रहता है, जैसे जो नाली का कीड़ा होता है। उदाहरण भी क्या दिया है बताइए। वो कहते हैं जैसे नाली में कीड़े आते आते रहते हैं, वैसे संसार में मनुष्य जो है वो आता जाता रहता है, इसमें इतनी खुशियां मनाने की क्या बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका सिंपल उत्प्रेक्षा अलंकार की आवन जावन है रहा ज्यों, तो यहाँ पे सिचुएशन की तुलना है, मतलब क्या ही कहीं ने कंपैरिजन के लिए और कुछ मिला ही नहीं। आगे, फिर सब जग सूता नींद भरी संत न आवे नींद, काल खड़ा सिर ऊपर है ज्यों तोरणी आया बींद। ये बींद पता है ना, बींद बींदनी, ये आपने सीरियल में बहुत सुना होगा, बींद बींदनी। ट्राई कीजिए। हाँ बिल्कुल खैर किरण जी, वो आपकी बात से भी सहमत हूं मैं, सच्चाई से परिचय कराया है। सी ऑप्शन दोबारा से उत्प्रेक्षा जैसे ज्यों। अब लेकिन इसका अर्थ क्या है, सब जग सूता नींद भरी संत ना आवे नींद, कि पूरी दुनिया तो घोड़े बेचकर सो रही है लेकिन जो संत है वो नहीं सो पा रहा। काल खड़ा सिर ऊपर है, जो काल है वो सर के ऊपर खड़ा है, मृत्यु, ठीक है ना, लेकिन जो संत है वो डरे हुए नहीं है, वो क्या कह रहे हैं कि जो मृत्यु है वो सर पर खड़ी है, लेकिन वो ऐसे खड़ी है जैसे तोरणी आया बींद, कि जो आपका ये जैसे कि बारात लेकर दूल्हा पहुंचा होता है ना, वैसे ही मृत्यु भी जो है वो इस जीवन से हमें मुक्ति दिलाने के लिए आई है, कि वो हमारी आत्मा को अपने साथ ले जाएगी, कि जो मृत्यु है वो दूल्हा बनकर आई है जो आत्मा रूपी दुल्हन को अपने साथ ले जाएगी। तो यहाँ पर भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके, आगे देखिए, फिर सारा संसार नींद में सो रहा है, ये मैं आपको पूरी मतलब दिखा चुकी हूँ एक्सप्लेनेशन। फिर साई मेरा बाणिया सहजी करे व्यापार, भाई बनिए कितने हैं यहाँ पे, हाँ हम तो खुद ही बनिए हैं कितने बनिए भाई यहाँ पे। तो साई मेरा बाणिया सहजी करे व्यापार, बिन डांडी बिन पालड़े तौले सब संसार, कौन सा अलंकार आएगा। बींद मतलब होता है दूल्हा, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स, कल प्रेमचंद जी से संबंधित सेशन है, और आपको पता है कि आप कोई भी पेपर देंगे तो वहाँ पे प्रेमचंद जी से संबंधित प्रश्न तो आता ही आता है, उनके उपन्यास इतने ज़्यादा प्रमुख हैं, आते ही आते हैं पेपर में प्रश्न, उनकी रचनाएं कथा कहानियाँ। अब यहाँ पर है विभावना, वेरी गुड फ्रेंड्स, ये मुश्किल क्वेश्चन था लेकिन आपने बहुत अच्छे से किया, कि जो प्रभु हैं वो एक तरह के बनिए हैं जो कैसा अनोखा व्यापार करते हैं, कि बिन डांडी बिन पालड़े, कि बिना तराजू के वो पूरे संसार को तोल लेते हैं, तो बिना कारण के काम हो गया, विभावना अलंकार, वेरी वेल डन, सी ऑप्शन ही था आपका। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आज के क्वेश्चन कठिन है, कठिन नहीं है, अगर कठिन होते तो सारे बच्चे सही उत्तर थोड़ी ना देते। तो मेन बात क्या होती है कि पेपर में आपको जो भी पंक्ति आए डरिए मत, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ओके चलिए, पानी परात को छुओ नहीं नैनन के जल सौ पग धोए, आप सभी जानते हैं, फटाफट कर लीजिए, बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए, जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। बहुत ऐसे कोई 60-65 क्वेश्चन इतने नहीं लेकर आए हैं, बस 25-30 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अतिशोक्ति कि भाई न, ये जो पानी है उसको तो छुआ भी नहीं, आंसुओं से पैर धो दिए, इतने आंसू बहे, तो यहाँ पे भावों की पराकाष्ठा दिखाई हुई है। आगे देखिए, विधु वदनी ही लखी बाग में चहकन लगे चकोर, वारिज वास विलास लही अलिकुल विपुल विभोर। ट्राई कीजिए एक बार, कौन सा अलंकार आएगा यहाँ पर। जी अब यहाँ पे है, क्या बात है भाई, आज तो कमाल ही हो गया फ्रेंड्स। आप लिटरली जानते हैं मुझे कितनी खुशी हो रही है, ये सारे, अब जैसे ये वाली पंक्ति मुश्किल थी, ये भ्रांतिमान अलंकार है, क्यों। विधु, विधु का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, विधु मतलब होता है चांद,
सभी बच्चे ध्यान दीजिए, विधु का मतलब होता है चांद। ये चांद के पर्यायवाची में आपको कहीं भी आ सकता है, काव्य रस में, काव्य गुण में, पर्यायवाची में अलग से। फिर वदनिहि, वदन, वदन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? वदन मतलब होता है मुख। तो ये आपको श्रुति संभिन्नार्थक में आ सकता है, बदन और वदन। बदन मतलब होता है शरीर, वदन मतलब होता है मुख। तो जैसे कि गजवदन, गजवदन हम गणेश जी को कहते हैं। चंद्रवदन यानी एक सुंदरी को कहते हैं चंद्रवदन, जिसका चंद्र जैसा मुख है। तो वो यही कह रहे हैं कि विधु वदनी ही, कि चांद के समान सुंदर स्त्री को देखकर चहकने लगे चकोर, कि उस सुंदर स्त्री को चांद समझकर चकोर चहकने लगे थे। चकोर चांद को देखकर ही चहकता है, तो यहाँ पे उन्हें भ्रांति हो गई थी। और वारिज वास, वारिज कौन होता है? कमल, कि कमल की जैसी खुशबू, वास यानी कि बास, महक, कि कमल के समान उसकी खुशबू को देखकर, ठीक है ना, अलिकुल विपुल विभोर, कि जो भंवरे हैं वो भी उस सुंदर नारी की महक को कमल की महक समझकर उसके पास आ गए हैं। तो यहाँ पे दो दो पंक्तियों में भ्रांतिमान अलंकार है कि किसी को कुछ और समझकर काम हो गया। अगला, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, आप पंक्ति बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं वो वाला था ना, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत ना नीर, परमारथ के कारणे संतन धरा शरीर। तो फ्रेंड्स वो भी एक तरह से दृष्टांत है। वहां पे आपको उदाहरण पहले दिया गया। वो कहते हैं जैसे तरुवर जो पेड़ होता है वो अपने फल खुद नहीं खाता, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार जो मनुष्य होता है उसका भी जो जीवन है वो परमार्थ के लिए है, वो स्वार्थ के लिए नहीं है। कि मनुष्य सिर्फ अपने काम करने के लिए नहीं जीवन उसने लिया है, उसे दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए। वो भी आपका दृष्टांत में ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर अब प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, इसलिए ये आपका क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर राम नाम कलिकाम तरु, राम भगति सुरधेनु, कौन सा अलंकार आएगा? फ्रेंड्स, आप टीजीटी केवीएस की क्लास कर रहे हो, एलटी ग्रेड की क्लास कर रहे हो, बीपीएससी की क्लास कर रहे हो, या फिर यूपी की क्लास कर रहे हो, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा ग्रामर का टॉपिक नहीं है फ्रेंड जो कि स्पेसिफिक एक ही पेपर के लिए है। सिर्फ सी टैट एक एक्सेप्शन होता है जहां पर हम बहुत लिमिटेड ग्रामर करते हैं, नहीं तो बाकी सभी पेपर्स में, चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी की, चाहे पीजीटी की, चाहे एलटी ग्रेड की, हर जगह आपको ये व्याकरण काम में आएगी। जी, अब यहां पर आपका रूपक अलंकार आएगा। वेरी गुड, बल्कि दो दो रूपक है, सांग रूपक हो गया। राम नाम कली काम तरु, कि जैसे होता है ना कि एक वो ऐसा पेड़ जिस जो हमारी कल्प वृक्ष जो कि हर हमारी इच्छा को पूरी करता है, तो जो राम जी का नाम है वो कल्प तरु के समान है, कि जैसे कल्प तरु से जो भी मांगो वो मिल जाता है, उसी प्रकार राम के नाम से भी हम जो चाहते हैं हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। उसी प्रकार राम भक्ति सुर धेनु, कि वो जो थी ना धेनु, काम धेनु गाय, वो भी वही करती है कि हमारी हर इच्छा पूरी कर देती है। उसी प्रकार जो राम की भक्ति है वो भी काम धेनु की भांति है। तो दो दो रूपक है, तो आपका सांग रूपक, सांग रूपक अलंकार। आगे देखिए, सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घोड़ा घड़ा हो। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? सर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अब ये तो बिल्कुल ही स्पष्ट है। ठीक है, मानो शब्द आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर सखी सहित हर्षी अतिरानी, सूकत धान परा जनुपानी। ये अर्थ ज्यादा कठिन नहीं है, समझ के देखिए। सखिन सहित हर्षी अति रानी, कि जो रानी है वो अपनी ये सखियों के साथ बहुत प्रसन्न है। जैसे कि सूखत धान परा जनु पानी, कि सूखी हुई धान पर पानी पड़ गया हो। ठीक है ना, तो ये क्या है कि मतलब जो रानी है वो अपनी सखियों के साथ इस प्रकार प्रसन्न है मानो कि सूखी धान पर, ठीक है ना, पानी गिर गया हो। तो यहाँ पर मानो मनहू जानो जनहू कुछ नहीं है, लेकिन स्थिति की तुलना है। ठीक है ना, उसकी प्रसन्नता किस प्रकार है मानो, तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। अब ये वो पंक्तियां होती है जहां पे मनु मानो जनहू जानो के बिना आपको उत्प्रेक्षा अलंकार समझना पड़ता है। और स्पेशली फ्रेंड्स जो हमारे बीएस चैट के बच्चे हैं, या एस चैट के बच्चे, या बीएस एस चैट के बच्चे, सबके लिए फ्रेंड्स उत्प्रेक्षा अलंकार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पे काव्य के प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं।
ओके, कम से कम 22 से 24 प्रश्न आपको 100 में से अलंकार के आएंगे फ्रेंड्स, यकीन मानिएगा। आगे देखिए, फिर जनक लहेऊ सुख सोच बिहाई, पैरत थके तहा जनु पाई। आराम से देखिएगा। अच्छा, जनु है पीछे, ओ जनु है फ्रेंड्स, जानो जनु, मतलब समझ आइएगा कि वहां पे जन मतलब लोग नहीं, जनु, जानो जनहू। उसी प्रकार यहां पर देखिए, सभी ध्यान से, कि जनक लहेऊ सुख सोच बिहाई, पैरत थके तहा जनु पाई। अब फिर से यहां पर वो देखिए, जनु उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जनक लहू सुख सोच बिहाई, कि जो राजा जनक थे उन्हें सोचकर इतनी प्रसन्नता हो रही थी इस बात को, जैसे कि जो थके हुए पैर का व्यक्ति है उसे थाहा मिल गई हो। थाहा मतलब ऐसे तो होता है गहराई, लेकिन थाहा मतलब कि आश्रय, कि जैसे राजा जनक को उस बारे में सोच सोचकर इतनी प्रसन्नता, इतना सुकून मिला, इतना सुख मिला, जैसे कि एक थके हुए व्यक्ति को एक आसरा मिल गया। तो फिर वही क्या है आपका तुलना उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला, रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी। कौन सा अलंकार आएगा फ्रेंड्स? बस 5 से 6 क्वेश्चन रह गए हैं, दैट्स इट, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आज, तो वो क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी। तो ये फ्रेंड्स पंक्तियां याद ही कर लीजिए, ये श्लेष अलंकार का है, क्योंकि सिलीमुख, सिलीमुख का मतलब बाण भी होता है, सिलीमुख का मतलब भंवरे भी होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो रावण का सर है वो सरोज बनचारी, सरोज यानी कि कमल, कि जो रावण का सर है उसे कमल माना गया है। चली रघुबीर, अब जैसे कुछ बच्चे कह सकते हैं मैम यहाँ पे तो रूपक भी हो सकता है कि रावण के सिर को कमल माना गया है, लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं रावण का सर, ठीक है ना, सरोज बनचारी, की ये उपवन का एक कमल है जिस पर श्री राम के जो बाण हैं वो चल रहे हैं, या फिर जो श्री राम ने भंवरे भेजे हैं वो जा रहे हैं। तो एक शब्द 2 अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है, इसलिए यहां पर आपका श्लेष अलंकार आएगा। उसी प्रकार अगला, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। ठीक है ना, यहां पे क्रांति नहीं होगा, कांति होगा, कांति, बस कांति, क्योंकि क्रांति और कांति में अंतर होता है। क्रांति, क्रांति मतलब होता है जैसे विद्रोह, आप जैसे चिंगारी उठना, और कांति मतलब होता है शोभा, चमक, आभा, प्रभा, विभा। रूपक बिल्कुल गलत फ्रेंड्स, नीरद सी, जहां पे सा से सी सम आ जाए, रूपक अलंकार को सबसे पहले हटाइए, क्योंकि रूपक अलंकार में अभेद आरोप होता है, वहां पे सा से सीसम नहीं आता, रूपक अलंकार सबसे पहले हटना था। तो वो क्या कहते हैं, नवल सुंदर श्याम शरीर की, कि जो इतने सुंदर शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी, कि कमल के समान उनकी मतलब वो था, मतलब शोभा थी। ठीक है, सॉरी, नीरद, नीरद बादल को कहते हैं, वो कहते हैं कि जैसे बादलों की चमक होती है ना, उसी प्रकार उस श्याम शरीर मतलब काले शरीर वाले कृष्ण जी की ऐसी शोभा थी। तो यहां पर आपका उपमा अलंकार है। आगे देखिए, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार, ये आपका बिहारी जी का ही दोहा है। जल्दी जल्दी, बस 2-3 प्रश्न रह गए फ्रेंड्स, 2-3 प्रश्न। अन्योक्ति अलंकार है ये, जिन्होंने पहले किया हुआ उन्हें पता है। वो कहते हैं ना कि अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार, कि जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, कि पहले जीवन बहुत अच्छा था, लेकिन अब तो जीवन क्या है कि जैसे कांटों से भरी बस एक सूखी डाली लगी है, वैसे ही जीवन में अब सारी खुशियां खत्म हो चुकी हैं, अब तो केवल दुखों से भरा ये शरीर बाकी है। तो ये क्या है, अन्योक्ति अलंकार है, बिल्कुल सही। अगला, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहित भुजंग। अब यहां पर आएंगे हम नए अलंकार पर। मैंने कहा था ना आज हम 1 से 2 नए अलंकार सीखेंगे, तो 2 नए अलंकार आज हम सीखने जा रहे हैं, जरा ध्यान से कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहित भुजंग, वो था ना कही रहीम संपत्ति सगे, नहीं वो वाला था आपका, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहित भुजंग। एक तो ये आता है आपका दृष्टांत अलंकार में, दृष्टांत अलंकार, ठीक है ना, कि पहले उपदेश दिया गया कि जो इंसान की अच्छी प्रवृत्ति होती है उसे फिर कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि चंदन के वृक्ष पर आसपास विषैले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन का पेड़ कभी भी विषैला नहीं होता। तो ये दृष्टांत था, लेकिन इसे अतत गुण अलंकार भी कहते हैं, ए ऑप्शन।
अतद गुण अलंकार। अतद गुण का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब व्यक्ति किसी के पास रहकर भी उसके क्वालिटीज को ग्रहण नहीं करता है, जैसे कि वो था ना, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, उसमें भी आपका अतद गुण अलंकार आएगा फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, कि यानी कि फूलों के पास रहकर भी कांटों ने महकना नहीं सीखा, ये आपका अतद गुण अलंकार, कि किसी के पास रहकर भी उसकी विशेषता को ग्रहण ना करना। और इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत होगा तदगुण अलंकार। ये भी एक अलग अलंकार है फ्रेंड्स, तदगुण अलंकार। इसका मतलब तत् मतलब कि उनका, कि हम किसी के पास रहे और उन्हीं के रंग में रंग गए, जैसे कि मैं तो तुम्हारे रंग में रंग चुकी हूँ, ये मूवीज वगैरह में सुना होगा आपने। तो किसी के पास रहकर अगर आप उनके रंग में रंग गए, उनकी विशेषता ग्रहण कर ली, तो वो तदगुण अलंकार हो जाएगा। तो ये दो नए अलंकार हैं, अतदगुण अलंकार और तदगुण अलंकार। तो जैसे केस मुकुट सखी मरकत मणिमय होत, केस मुकुट, तो वो कहते हैं कि जो मोती हैं, ठीक है ना, मोती भी केशों के पास रह रहकर केशों के काले रंग को उन्होंने ग्रहण कर लिया और वो मरकत मणि यानी कि नीलम जैसे हो गए हैं। तो ये तदगुण अलंकार है। तदगुण, कि जो मोती थे, जो सफेद मोती थे, वो काले बालों के पास रहकर भी नीलम जैसे लगने लगे हैं, काले काले लगने लगे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये देखिए, नहीं आप कह रहे हैं ये विशेषोक्ति का उदाहरण भी तो हो सकता है, क्यों होगा फ्रेंड्स? विशेषोक्ति का मतलब वो होता है कि जब कारण है पर कार्य नहीं हुआ, वहां पे काम का होना पाया जाता है, यहां पे डिफरेंट चीज है। ओके, उसी प्रकार अगला देखिए, बेसरी मोती अधर मिली पद्मराग छवि देत। सभी देखिए बस एक दो अलंकार, ये नाम पहली बार सुने, कोई बात नहीं फ्रेंड्स। एक्चुअली क्या था, ये आप एलटी ग्रेड की बात करें ना, तो वहां पर ऐसे नए क्वेश्चंस आते हैं। यूपी की, अब यूपी में बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाली है फ्रेंड्स, खुशखबरी है ये, तो वहां पर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नए नए अलंकार, निदर्शना अलंकार, अर्थ्यांतरास अलंकार। तो जैसे बेसरी मोती अधर मिली, बेसरी कहते हैं जो नाक का मोती है, नाक का मोती भी होंठों के साथ मिलकर पद्मराग छवि देत, कि ये पद्मराग एक मणि का नाम होता है, कि उसके जैसा लगने लगा है। तो ये क्या है आपका तदगुण अलंकार, तदगुण, ए ऑप्शन। ठीक है, कि अगर हमने किसी दूसरे की विशेषता ग्रहण कर ली। और फिर अगला, फूले रहे हैं फूल कर फूल उपवन में। अब ये आज का अंतिम प्रश्न है, इसमें कौन सा अलंकार है ये कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। तो वैसे फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेशन की, अपनी सहभागिता दी, और मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम कुछ तो आपको अलंकार में अब अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, बाकी हम करते हैं कल प्रेमचंद जी का सेशन, बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। और जो पेड बैच के बच्चे हैं, शाम को 5 बजे टीचिंग परीक्षा की ऐप पर जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए, बाकी तो टीचिंग परीक्षा के हर कोर्स पर फ्रेंड्स 68% डिस्काउंट है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, जो कि पेपर होने तक वैलिड रहेगा, चाहे कोई भी कोर्स हो। और उसका कूपन कोड है ज्ञान 68। साथ ही साथ यूपी टीजीटी का कोर्स फ्रेंड्स हमने लॉन्च किया, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपये का है, जो कम से कम 4500 के करीब था, वो सिर्फ आपको 1500 रुपये में, बल्कि 1499 रुपये में मिल रहा है सोशल स्टडीज़ का। तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। चलिए फिर तो मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सेशन पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।